Hello, can you guys hear me? Surabhi, I can hear you. Let's start the session. Okay, fine. So today we are going to start with Google different tools which we use for digital marketing. From Google AdWords, then Google Analytics, Google Search Console, etc. Okay, and we'll also look at different tools which we could use to do website audits as well as social media research. Okay, so we'll start with Google Search Console and what it is. So Google Search Console basically is a tool that helps us understand our website's performance. सो अपनी वेबसाइट जो है वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और वो वेबसाइट पे कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये हम लोग सर्च कंसोल से जान सकते हैं। तो मैं आपके साथ में अभी एक स्क्रीन शेयर करूंगी जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि सर्च कंसोल कैसे हो दिखता है, हम वहां पे क्या क्या कर सकते हैं। So we'll go from verifying our property on Search Console to checking the updates. Okay. Search Console टूल में आपका एसईओ का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आपके वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली है नहीं है वो देख सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट करंटली आपको क्या और बेटर करना है। ठीक है, yes, yes, I'm sharing the screen. Okay, so now you can see this is one website that I have. It's called as brestrestore.in. So we are just checking the performance of this particular website. Currently this website is down, so you won't be able to find this website online. So you can just check. This is how the dashboard looks like. You can see this is how the dashboard looks like. It shows us the total clicks कितना है, कितनी बार ये वेबसाइट सर्च पे आई है, सर्च पे यानी SERP पे ये वेबसाइट डिस्प्ले हुई है या ये वेबसाइट का रिजल्ट्स डिस्प्ले हुआ है, इसका एवरेज CTR कितना है और एवरेज पोजीशन क्या है। 39 पोजीशन यानी ये ऑलमोस्ट 4th पेज पे वगैरह दिखती है। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये वेबसाइट किन कीवर्ड्स पे दिखती है, तो ये कुछ सिलेक्ट कीवर्ड्स है जिनके ऊपर ये वेबसाइट डिस्प्ले होती है। ओके, तो ये जो है नीचे आपको दिख रहा है ये रिजल्ट्स है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स और डिफरेंट डिफरेंट सर्च टर्म्स जहाँ पे ये वेबसाइट दिखी है और जिसके ऊपर वेबसाइट पे लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, तो ये वेबसाइट पे ये सब रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होकर के लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया है। ठीक है, तो ये है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल को यूज कैसे करते हैं, तो व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट गो टू ऐड अ प्रॉपर्टी। ओके, आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो ऐड प्रॉपर्टी, तो वी क्लिक ऑन दैट। नाउ इट आस्क्स अस फॉर टू थिंग्स। इट आस्क्स अस टू फर्स्ट वेरीफाई आइदर डोमेन और द URL प्रीफिक्स। सो डिफरेंस क्या है ये दोनों में। डोमेन अगर आप लिंक करते हो तो आपके वेबसाइट के जितने भी डोमेन्स है, लाइक मोबाइल का अगर वेबसाइट है, आपके डोमेन पे जितनी भी अलग अलग चीजें लिस्टेड है, जैसे अगर मोबाइल डॉट वेबसाइट है या www डॉट है या कुछ और आपका सब डोमेन है, तो सारी चीजों को वो ट्रैक करेगा। ठीक है, डोमेन फॉर्मेट में। यूआर प्रीफिक्स में क्या होता है, वो सर्टेन यूआरएल से जो शुरू हो रहे हैं ना उसको ही ट्रैक करेगा, यानी आइदर वो www.fresherboard.in को ट्रैक करेगा, या तो फिर अगर मैंने डाला है कि adinquiry.fresherboard.com तो वो adinquiry.fresherboard.com स्लैश और आगे जितने भी आएंगे उसको ही ट्रैक करेगा। तो जनरली हम लोग डोमेन को ही ट्रैक करते ताकि हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन रहे, बट इन केस ऐसे हो सकता है कि कभी आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल को ही ट्रैक करना है। तो मैं यहाँ पे डालूंगी एक, मेरे पास में अभी फिलहाल एक डोमेन है। ओके, तो इस डोमेन को वो अभी वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के लिए उसको क्या करना है, ये जो इसने यहाँ पे टेक्स्ट दिया है इसको हमको डोमेन में ऐड करना है। ओके, यू कैन, अगर आपको यहाँ पे आपका डोमेन नेम अगर दिख रहा है डोमेन प्रोवाइडर, तो आप इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली लॉग इन करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको कॉपी करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, सो आई हैव माई डोमेन लिस्टेड ऑन
bigrock.in. ठीक है. So I have copied this particular txt record में जो मुझे ऐड करना है ना, मैंने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ से, और अभी मेरे डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन है ना वहां पे मैं इसको ऐड करूंगी. ठीक है. So now you can see this is my domain जो मैंने रजिस्टर किया है बिगरॉक पे, उसका ये पेज है. ठीक है, shubdin.clinic.net. तो यहाँ पे ना इसके DNS सेटिंग्स होते हैं नीचे, वहां से मैं आई कैन ऐड द डिटेल्स. सो यू कैन सी दिस. ओके, यहाँ पे txt रिकॉर्ड है, इसके ऊपर क्लिक करके आई विल ऐड द डिटेल्स. तो अभी यहाँ पे देखना है हमको कि हम लोग ने क्या दिया हुआ है. तो we'll simply add the record. So we'll see अगर ये वेरीफाई हुआ है तो. वेरीफाई होने में कभी कभी टाइम भी लेता है, तो we'll wait for it to get verified. This is how you generally verify a property. डोमेन अगर है तो. अगर नहीं है आपका, आपको सिर्फ URL प्रीफिक्स पे अगर वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे, ऐड प्रॉपर्टी करके यहाँ पे जो भी आपका URL है उसको आप ऐड करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको URL प्रीफिक्स में करना है तो आपको कौन सा URL पे क्या करना है वो पूरा डिटेल में वहां पे ऐड करना पड़ता है. कंटिन्यू करके फिर आपको एक फाइल आता है जो आप आपके वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं, या तो फिर उसके हेड टैग में आप जो उसने टैग दिया हुआ है ये HTML टैग को आपको हेड टैग में उसको ऐड करना है. आपको कोडिंग या वेबसाइट्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो यू कैन आस्क वन ऑफ द डेवलपर्स ऑफ द वेबसाइट टू ऐड दिस इंफॉर्मेशन. ओके, इट इज वेरी सिंपल टू ऐड दिस इन वर्डप्रेस. इफ वी हैव टाइम विल सी लुक एट इट लेटर. ओके, ये एक फाइल होता है जो आप अपलोड कर सकते हो वेबसाइट पे, या तो फिर ये टैग डाल सकते हो. ओके, एक और चीज है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो और आप मल्टीपल वेबसाइट्स हैंडल कर रहे हो तो आपका जो प्राइमरी अकाउंट है जिससे आप सारी चीजें हैंडल करोगे, ये फाइल जो होता है ना वो कॉमन होता है उस अकाउंट के लिए. एक अकाउंट के लिए ये फाइल कॉमन होता है, तो आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो और यू कैन आस्क योर डेवलपर or your clients to add this particular file to their website to help you track the particular website for SEO purpose. ठीक है, तो ये है सर्च कंसोल. नाउ विल लुक एट गूगल एनालिटिक्स और उसका कैसे ट्रैकिंग कोड लेना है और उसको कैसे यूज करना है. ठीक है, सो ये गूगल एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे अगर आप एडमिन में जाते हो तो यू कैन ऐड न्यू प्रॉपर्टी. ओके, सो you should add create account. उसमें आप अकाउंट नेम डालो. सो आई विल ऐड
ओके, नेक्स्ट किया, मेरा प्रॉपर्टी नेम है, सो अगर आप देख सकते हो तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम डिफरेंट लिया है, लेकिन करेंसी INR लिया है. व्हाई? बिकॉज द क्लाइंट इज इंडियन, ही इज गोइंग टू पे इन INR, बट उनका जो भी वेबसाइट का परफॉर्मेंस है वो हमको न्यूजीलैंड के हिसाब से देखना है. सो दैट इज व्हाई आई हैव सेट इट लाइक दिस. So I'll tell you what all this means. तो हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विथ योर बिजनेस? मतलब आप आपके बिजनेस में गूगल एनालिटिक्स को कैसे यूज करोगे, आपको क्या यूसेज है उसका, आप क्यों गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट पे सेटअप कर रहे हैं. तो मेजर कस्टमर एंगेजमेंट विथ माय साइट और ऐप, ये सबसे प्राइमरी पर्पस होता है गूगल एनालिटिक्स का, कि आप कस्टमर्स आपके कैसे एंगेज हो रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, वो आप सबसे पहले तो चेक करते हैं. ऑप्टिमाइज माई साइट और ऐप एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, या अगर आपका पोर्टल है, या आपका अगर ब्लॉग है, तो आप ये देखोगे कि एनालिटिक्स से आपको पता चलता है कि लोग कहाँ से आए हैं, कौन सी पेज पे जा रहे हैं, कौन सा पेज उनको नहीं पसंद आ रहा है, कौन सा पेज उनके लिए कंफ्यूजिंग है. तो आप उसका जो ओवरऑल यूआई है, यूएक्स है, उसको आप थोड़ा बहुत चेंज करके यू कैन मेक इट कंफर्टेबल फॉर द यूजर्स. Major data across multiple devices or platforms. Yes, if you have an app, you have a website, you also have some another kind of a desktop app, तो आप multiple devices पे उसको ट्रैक कर सकते हो to understand how users are using it. Okay. Optimize my advertising cost. It is one of the most important use that digital marketers do of analytics. They try to find out which is the platform that gives them best customers. That is, उसका मतलब है कि आपने फेसबुक पे एड्स किया, आपने एसईओ किया, आपने फेसबुक एड्स किया है, और आपने गूगल एड्स किया, आपने डिस्प्ले एड्स किया है, आपने यूट्यूब एड्स किया है, आपने अलग प्राइवेट पब्लिशर्स के यहाँ पे भी आपने एड्स किया है, और आपने मे बी कोई ऑफलाइन एड्स भी किया है. तो अभी आप देखोगे कि इसमें से सबसे ज्यादा मुझे रिस्पॉन्स कहाँ से आया, तो आपको ये चीज एनालिटिक्स पे पता चलेगी कि फेसबुक से ओके फाइन, आई गॉट 100 पीपल from search from organic marketing, I got like 50 people. From Google ads I got 250 people. But then at the end of the day, Google ads वाले जो लोग थे उन्होंने ज्यादा परचेस किया, या फेसबुक वाले जो लोग थे उन्होंने परचेस लेट किया, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट का किया. तो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि मेरा कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे किस तरीके का बेनिफिट दे रहा है, किस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, और उस हिसाब से आप एडवर्टाइजिंग करते हो. तो ना कि आप जो सिंपल एक ऐड बना करके हर जगह पे चलाओगे. आप पहले तो नॉर्मली एक ऐड को बनाओगे अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर जो जनरल डेटा आपके हाथ में है, लेकिन फिर आपको ऑप्टिमाइज करना है कि ओके ये डेटा मुझे ऐसे यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ये डेटा मुझे यहाँ पे ऐसे हेल्प कर रहा है, ये पर्टिकुलर पोर्टल है जो मुझे इस तरीके के कस्टमर्स दे रहा है. तो आप उसी तरीके की एड्स को और ऑप्टिमाइज करके आपके कॉस्ट को आप कम कर सकते हो. एक होता है ना कि एक सर्टेन लिमिट तक आप आपके एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, एंड यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट. ओके. देन एनालाइज माय ऑनलाइन सेल्स. ऑब्वियसली ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है. मेजर ऐप इंस्टॉल्स, मेजर लीड जनरेशन. ठीक है, ये आप करने के लिए एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं. आप इसको क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आता है, और इसके बाद में आपको एक ट्रैकिंग कोड आता है. ओके, यहाँ पे आप गए तो
ये देखो, ये आपका यहाँ पे ग्लोबल साइट टैग आएगा। आप गूगल का जो टैग मैनेजर है वहां से भी आप इसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी है। कई बार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग यूट्यूब वगैरह पे देख के हम लोग भी एक आध बार हम लोग कर लेते हैं सेटिंग। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, टूल्स डू चेंज। इन लोग हमेशा नया नया अपडेट्स लाते हैं, तो अपने लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है टू कीप अप विद इट। कई बार क्या होता है, हम लोग ने एक प्रॉपर्टी कोई 6 महीने पहले सेटअप की होती है और उसके बाद में पूरा जो इसका कंसोल है वो चेंज हो जाता है, इसका डैशबोर्ड चेंज हो जाता है। तो तभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आता है। आप क्विकली यूट्यूब कर सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, या यहाँ पे ना अभी मुझे ट्रैकिंग कोड चाहिए, तो ये देखो, ये मैं ट्रैकिंग कोड यहाँ पे मैंने अगर डाला ट्रैकिंग आईडी, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ट्रैकिंग आईडी कहाँ से लेना है। ये देखो, इम्प्लीमेंटेशन गाइड भी मिल गया। ओके, तो अगर कई बार इन लोग इस चीजों का नाम चेंज कर देते हैं, तो वो भी आपको वहां से इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी परमिशंस है, यानी यहाँ से कौन लोग ये पर्टिकुलर एनालिटिक्स देख सकते हैं, इसको कौन लोग एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, एनालिटिक्स में कैसे होता है ना, अलग अलग लेवल पे एक्सेस होता है। जैसे गूगल एडवर्ड्स में ब्लैंकेट एक्सेस होता है कि आप अकाउंट का एक्सेस किसी को दे सकते हो और वो बंदा वो एक्सेस से वो अकाउंट की पूरी एक्टिविटी देख सकता है। लेकिन एनालिटिक्स में वैसे नहीं होता है। एनालिटिक्स में क्या होता है, अगर आप यूजर मैनेजमेंट में जाओगे तो अलग अलग लेवल के यहाँ पे एक्सेस होता है। आप पर्टिकुलर किसी एक एनालिटिक्स का या एक पेज का भी आप डेटा किसी के साथ में शेयर कर सकते हो। आप एक पर्टिकुलर अकाउंट शेयर कर सकते हो, या तो फिर आप एक पर्टिकुलर कोई, या तो आप पूरा एक्सेस शेयर कर सकते हो आपके डैशबोर्ड का, ठीक है। तो अलग अलग एक्सेस लेवल्स होती है जो आपको आप दे सकते हो एनालिटिक्स में। अभी एनालिटिक्स के अलावा ना और भी 2-3 टूल्स हैं जो आपको एसईओ और आपके ओवरऑल वेबसाइट परफॉर्मेंस में हेल्प कर सकती है। 2000 एसईएम रश और एक है नया उबर सजेस्ट। अच्छा, मैंने उस दिन कीवर्ड रिसर्च के टाइम पे मैंने उबर सजेस्ट के बारे में नहीं बताया, दैट आल्सो विल टेल यू। तो उबर सजेस्ट है ना, एक कीवर्ड टूल है, ठीक है। कीवर्ड और एनालाइजिंग टूल है, मतलब आप इसमें कीवर्ड भी देख सकते हो, आप आपकी वेबसाइट को अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हो, आप कंप्यूटर रिसर्च भी अच्छे से कर सकते हो। तो वो भी एक छोटा सा टूल है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ओके, सो ये इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो मैंने मेरी एक वेबसाइट के लिए लिया था। जनरली मैं उबर सजेस्ट यूज करती हूँ अगर मुझे कोई क्लाइंट को पिच करना है या मुझे किसी बंदे को कंसल्टेंसी देना है, तो आई जनरली यूज दिस पर्टिकुलर टूल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक दे आर गेटिंग, हाउ मेनी कंपटीटर्स दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ बैकलिंक्स दे हैव, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा टूल है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आता है इसका डिटेल व्यू। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनके कीवर्ड्स भी आपको बता रहा है, एसईओ हेल्थ बता रहा है, इसके बैकलिंक्स के बारे में डिस्कस कर रहा है और इसका मंथली ट्रैफिक भी बता रहा है। आप देख सकते हो कि ये ट्रैफिक कौन से कीवर्ड से आता है, ठीक है। इससे भी अच्छा टूल एक और है जो है एरेफ, AHREF। मैंने वो टूल का लिंक मैं आपके चैट में डाल रही हूँ, तो आप उसको सेव कर सकते हो। AHREF, ओके। जो एरफ करके टूल है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा टूल है टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक द वेबसाइट इज गेटिंग, व्हाट मोर यू कैन डू, ठीक है। अगर आप इनके ऊपर आप बैठ जाओगे ना, ये पूरा टूल ही देखने के लिए, अगर आप इफ यू सिट डाउन एंड इफ यू ट्राई टू एनालाइज दिस टूल, तो ही आप आधा एसईओ सीख जाओगे। ऐसे ये टूल्स है विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स यू कंटेंट आइडिया। पहले तो आपको ये कंटेंट आइडियाज देते हैं, फिर ये आपको बता दे कि कहाँ से बैकलिंक्स आए हैं कोई भी पेज को, तो आपको पता रहता है कि अब मैं क्या करूं अगर मुझे किसी पेज को बीट करना है या मुझे किसी पेज के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है,
तो what I should do next, that I know from these particular tools. ठीक है. तो आप ये देख सकते हो, ये पर्टिकुलर एक IPSC एशिया करके एक दिस इज अ क्लासिफाइड लिस्टिंग वेबसाइट. ओके, इट्स अ क्लासिफाइड लिस्टिंग वेबसाइट विच इज ऑपरेशनल इन एरियाज ऑफ दुबई, सऊदी एक्सेट्रा. तो ये एशिया लिखा हुआ है इसके आगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट ताइवान, दुबई, मिडिल ईस्ट, ये सब में ज्यादा एक्टिव है रादर देन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया. सो यू कैन सी, तो आप देख सकते हो कि इसका टॉप पेजेस बाय कंट्री, मतलब कौन से कंट्री में इसको ज्यादा विजिट्स आते हैं. तो इसको यूएसए से ज्यादा विजिट्स आते हैं, देन इंडिया है नेक्स्ट, और उसके बाद में अरब एमिरेट्स वगैरह, ये सब यूएई से वगैरह इसको ट्रैफिक आता है. आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी कंट्री से इसको ट्रैफिक आता है. नाउ वील लुक एट द कीवर्ड्स, कौन सी कीवर्ड्स इसको सबसे ज्यादा ट्रैफिक देते हैं. ठीक है, वन सेकंड. तो इसके कीवर्ड्स देखो, ये 100 कीवर्ड्स है, इसके जो टॉप है जिसको इन लोग ट्रैक कर रहे हैं. तो यू कैन सी, सो ये कीवर्ड्स है जो इसको ट्रैफिक दे रहे हैं, फिलहाल इन लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा इससे ज्यादा भी कीवर्ड्स हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं. देन यू कैन लुक एट द ट्रैफिक दैट यू हैव. विजिबिलिटी ट्रेंड इज 82.83. तो इसमें आपको कंपटीशन भी दिखाई देता है, इसमें आपको कंटेंट आइडियाज भी मिलती है. नाउ यू कैन लुक एट बैकलिंक्स, कि बैकलिंक्स कहाँ से मिल रही है. Ubersuggest is a good tool to compare yourself against your competitors. Okay. Ahref भी अच्छा टूल है. अराउंड 7 days में $7 में you can get 7 days का ट्रायल. So if you want to learn these tools, you can actually invest some amount and you can learn. Then you also have around 7 या 10 days का ट्रायल for SEM Rush. So that tool also you can use. Now these tools are expensive from Indian standards, but अगर आप USA के हिसाब से वगैरह देखोगे तो वहाँ के जो SEO प्रोफेशनल्स है वो जो चार्ज करते हैं उनके लिए वो टूल्स बहुत चीप है. ओके, दिस ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ना उबर सजेस्ट कैसे, उबर सजेस्ट का लाइफ टाइम ऑफर है जो एक अराउंड 120 USD में, अगर आपको बेसिक उसका जो एट पार वर्जन है, मतलब नॉट एकदम प्रीमियम वर्जन बट सेकंड बेस्ट वर्जन जो उसका है वो आपको मिलता है लाइफ टाइम. सो दिस इज ऑल्सो फेयर इनफ टूल, यू गेट एन आइडिया. इतना डेटा आपको ना वैसे नहीं मिलता है, अगर आप नॉर्मली आपको मैन्युअली अगर आप एक्सट्रैक्ट करने बैठोगे तो नहीं मिलता है. तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू यूज सच टूल्स, यू इन्वेस्ट इन सच टूल्स. आप देखो, कंपेयर करो और ऐसे टूल्स में आप इन्वेस्ट करो. ठीक है, तो ये बैकलिंक्स है ओवरऑल, कि कौन से उनको बैकलिंक्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उनकी पेज अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है. अभी जो एरएफ जैसा टूल है ना, अगर एरएफ का अगर आप डैशबोर्ड देखोगे तो एरएफ ये भी बताता है कि कौन सा है जो स्पैम लग रहा है, कौन सा बैकलिंक है विच कैन कम अंडर स्क्रूटिनी. क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैकलिंक्स होते हैं जो स्पैमी होते हैं, जहां से लोग मतलब बैकलिंक मतलब ऐसे ट्रेडर होते हैं या मास में ऐसे बल्क में क्रिएट होते हैं बैकलिंक्स. तो वो भी आइडेंटिफाई करके आपको दिखाता है कि ओके ये जो आपका बैकलिंक है ये फ्रॉडुलेंट बैकलिंक के अंडर आ सकता है, तो you should remove it. And also you can connect Ahref to your website and you can remove those backlinks from your page. Okay. Now I'll also show कि अगर अलग वेबसाइट को आपको ट्रैक करना है, ऊबर से जिसमें आप अप टू 3 वेबसाइट्स को ट्रैक कर सकते हो. यहाँ पे ये वाला जो वर्जन है इसमें. ओके, सो आई विल गो फॉर ओके कंटेंट आइडियाज में हम देखेंगे. कंटेंट आइडियाज में मैंने डाला socogems.com. तो ये इसमें आपको सिर्फ 122 कीवर्ड्स है और ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक इज 6 बिकॉज दिस वेबसाइट इज प्रिटी न्यू. इस वेबसाइट में कुछ ज्यादा है नहीं, तो ये ऐसे दिखा रहा है. अभी मुझे अगर इसको कॉम्पिटिटर के हिसाब से मुझे देखना है
So I should go for something like, wait. सो आप देख सकते हो टिफिनी के पास में कितना बड़ा ट्रैफिक आता है एवरी मंथ। डोमेन अथॉरिटी क्या है, बैकलिंक्स कैसे है, उसमें से नो फॉलो कितने हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये कंपटीटर एनालिसिस में आता है। कंटेंट आइडियाज पे क्लिक करोगे, सेम चीज आप डालोगे तो आपको उसके कंटेंट आइडियाज आएंगे। सी so you can understand what kind of content this website has and why it is ranking. आप उसका टॉप पेजेस को आप चेक कर सकते हो और उसके ऊपर आप compete कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स है ना, आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है कि कौन से कंटेंट को मैं पहले पुश करूं, कौन से कंटेंट को बाद में पुश करूं। ओके, सो कोई क्वेरीज है अभी तक आपकी तो आप प्लीज चैट में ऐड कीजिए। इफ देयर आर नो क्वेरीज देन वी विल गो अहेड। सो आई हैव दिस पर्टिकुलर, एक मेरे पास में एक फाइल है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वो मैं यूज करती हूँ फॉर वेबसाइट ऑडिट्स। इट्स अ बेसिक एसईओ ऑडिट का एक फाइल है, वेयर यू कैन गेट स्टार्टेड विद ऑडिट्स, वेयर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कंडक्ट एन ऑडिट, कैसे एक सिंपल ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, और you can develop that particular file based on yourself. Okay. सो एक लिंक मैंने चैट बॉक्स में ऐड किया है, वो लिंक आप देखो। वो एक फाइल है, इट्स एन गूगल शीट जो मैं यूज करती हूँ फॉर एसईओ ऑडिट। ओके, so there are certain things which we track in this particular Excel sheet and we try to check on website. We try to first check total number of pages index, check Google's cache, mobile compatibility, domain age and expiry. अब ये चार चीजें कैसे मैटर करती है वो मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है ना, इट्स ओनली इट इज मे बी ऑफ 100 पेजेस, लेकिन गूगल ने सिर्फ उसके 10 या 15 पेजेस इंडेक्स किए हैं। तो नो मैटर कितना अच्छा आपका कंटेंट है दूसरे पेजेस का, अगर वो गूगल उसको इंडेक्स नहीं कर पा रहा है तो आपको एसईओ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने वहां पे कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज गूगल कांट ट्रैक इंडेक्स इट, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाएंगे अनलेस एंड अंटिल it is connected to those first 15 pages that are indexed on Google. Okay, तो इस अगर आपके पेजेस गूगल पे इंडेक्स नहीं है तो आप क्या करोगे, you will go and add those pages or you can submit those pages to search engines. Okay, उस दिन मैंने बताया था कि गूगल के अलावा भी और भी सर्च इंजिन है, तो those are like Bing local या Bing, गूगल है। ओके,
तो और भी नए नए सर्च इंजिन आते हैं online, so you can try and find out which works best for you. There are certain search engines which are not active in China, so if you have a client which you want to, if you have a product or if you have a website which is for China market, then you wouldn't be able to go ahead only if you are aware of Google. तो आपको ये भी देखना है कि अदर क्या सर्च इंजिन हैं, ऑलमोस्ट उनका वर्किंग सिमिलर ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोज आर ऑलमोस्ट कॉपी ऑफ गूगल. तो आप यही की स्ट्रैटेजीज वहां पे अप्लाई कर सकते हो, बट देन यू शुड नो कि हमेशा गूगल इज नॉट द ओनली ऑप्शन फॉर SEO और SEM. यू कैन यूज अदर सर्च इंजिन ऑल्सो. ओके, नाउ गूगल्स कैशे क्यों काम आता है? कई बार क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट आपने नई बनाई है, लेकिन आपकी पुरानी वाली वेबसाइट बहुत पॉपुलर थी, या तो फिर आपने कोई डोमेन खरीदा है जो पहले भी एक्टिव था. कई बार ऐसे लोग करते हैं कि अच्छी डोमेन ऑथोरिटी वाले या अच्छे बैकलिंक्स वाले डोमेन्स बाय करते हैं और उन डोमेन्स के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाते हैं ताकि उन लोगों को SEO में बेनिफिट हो. लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे पहले क्या था. तो फॉर दैट वी चेक गूगल कैशे. Another reason is sometimes there are certain pages which are indexed by Google, which are captured by Google, और आपने अभी कुछ एकदम से नया किया है, आपने completely उसको चेंज कर दिया है, तो आपके पास में एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास में ये ऐसे टाइप के कुछ पेजेस थे जो ज्यादा चलते थे, तो उन पेजेस का कुछ एक रेप्लिका आपके पास में हो सकता है. कुछ ब्लॉग्स हो सकते हैं विच यू कैन रिटेन, कुछ पेजेस या कुछ फंक्शनैलिटी हो सकती है विच यू कैन रिटेन. देन मोबाइल कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए एक टूल है, वो है गूगल. सो मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करके एक गूगल का टेस्ट आता है, उसमें आप अगर आपकी वेबसाइट का लिंक डाल दोगे तो आपको बता देगा कि वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं और क्यों मोबाइल फ्रेंडली नहीं है. यू कैन ऑल्सो टेस्ट योर HTML emailers ऑन दिस. मैंने किया हुआ है, तो उसमें भी आपको बता देता है कि वो से मोबाइल फ्रेंडली है नहीं है. ठीक है, ये बिल्कुल भी मोबाइल फ्रेंडली पेज नहीं है जो मैं सर्च कर रही हूँ, जो मुझे पता है, इसीलिए मैंने इसी को सर्च किया है. तो आप देख सको कि वो कैसे आपको उसका रिप्लाई देता है. पेज पार्शियली लोडेड. तो ये उस पेज के ऊपर कैसे ना, एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारी स्क्रिप्ट लोड होती हैं, तो वो प्रॉब्लम है उसमें. तो इसकी वजह से वो सारे ये इश्यूज आपको दे देता है, एंड यू कैन चेक दोस इश्यूज. ओके, उसके बाद में है डोमेन एज एंड एक्सपायरी. व्हाई डोमेन एज एंड एक्सपायरी इज पार्ट ऑफ SEO ऑडिट इज, कई बार क्या होता है, अगर आपका डोमेन बहुत पुराना है तो आपको SEO में बेनिफिट हो सकता है. कई बार ऐसे भी होता है कि अगर आपका डोमेन है या होस्टिंग आपका एक्सपायर होने वाला है तो भी आपको SEO में प्रॉब्लम हो सकता है. इफ यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश, तो वी रेकमेंड कि एटलीस्ट 1 साल का तो आपका डोमेन होना चाहिए पेंडिंग, मतलब रिन्यूएबल आपको 1 साल में नहीं करना है, और आप उसको टाइम के पहले उसको आप रिन्यू कर दो. दैट इज व्हाट वी रेकमेंड जनरली. देन टाइटल टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स. मैं एक बार बता देती हूँ कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन टैग क्या होता है.
तो अगर आप इस वेबसाइट पे देखोगे तो ये इसका लिंक है, जो भी है, ओके। ये इसका टाइटल टैग है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये टाइटल टैग है, ओके। और ये है इसका डिस्क्रिप्शन, ओके। कुछ कुछ वेबसाइट्स पे क्या होता है, उसके साइट लिंक्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू सर्च फॉर उबर सजेस्ट, तो अपार्ट फ्रॉम द एड, ये देखो ये साइट लिंक्स है, ये इस पेज के साइट लिंक्स है, ओके। ये ऑर्गेनिकली आए हैं इसके साइट लिंक्स, और आप भी ऑर्गेनिकली ला सकते हो, बट देन यू विल हैव टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर लिंक्स यू हैव ऑन योर पेज आर वेरी स्पेसिफिक, okay, or those lead to customer to buy or make some action on your website. और अगर आपका कस्टमर उन चीजों को, या आपका जो विजिटर है उन चीजों को बार बार अगर क्लिक कर रहा है आपके वेबसाइट के ऊपर आने से, तो वो आपके साइट लिंक्स में विजिबल होते हैं। आपको वो चीजों को वैसे टैग करना है, ओके। Then we have pages with missing titles and descriptions. ये भी मैं आपको शो कर देती हूँ, missing titles and descriptions. One second, I'll have to switch off my presenting my screen. मैं फिर आपके बाद साथ में वापस शेयर कर देती हूँ. Okay, तो ये Screaming Frog SEO tool है, which I use generally. Is it visible? Sabris, my screen is visible, right? ओके, तो अगर आप ये वेबसाइट देखोगे, ये एक वेबसाइट है जिसका मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो ये एक टूल है, स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ टूल करके, या स्पाइडर टूल। तो ये जैसे कोई भी सर्च इंजन का क्रॉलर जैसे आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, वैसे ही ये क्रॉल करता है। जहाँ पे इसको जो एरर आता है वो दिखा देता है। दिस क्रॉल्स अप टू 500 पेजेस इन फ्री वर्जन। 500 पेजेस के ऊपर अगर आपको क्रॉल करना है या आपको पूरा वेबसाइट क्रॉल करना है, तो इसका एक ये पेड वर्जन आपको लेना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्री पे वर्जन में आपका काम हो जाता है। जो स्टार्टिंग बेसिक काम होता है आपका फ्री वर्जन में हो जाता है, ठीक है। तो ये टूल में क्या है ना, अभी आप देखोगे इंटरनल, तो ये सारे इसके लिंक्स है, जहां से कुछ क्लिक करके ये करके वो करके आ सकते हैं। अगर आप स्टेटस देखोगे, मूव्ड परमानेंटली, ऐसे भी किसी किसी का स्टेटस है। इंडेक्सेबल, नॉन इंडेक्सेबल, इमेजेस एंड पेजेस आर इंडेक्सेबल, अदर थिंग्स आर नॉन इंडेक्सेबल, ठीक है। एक्सटर्नल में एक्सटर्नल लिंक्स कहाँ जा रही है, तो आप देख सकते हो एक्सटर्नल लिंक्स कहाँ पे जा रही है इनकी। तो यू कैन ऑल्सो सी दैट कोई भी ऐसे वैल्यूएबल पेज पे इनका एक्सटर्नल लिंक्स नहीं जा रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्स कोड मीन्स जो हम लोग ने बात किया था ना, 301 रीडायरेक्ट, 302 रीडायरेक्ट, तो वो चीजें है। यूआरएल्स आप देख सकते हो अगर यूजर फ्रेंडली है नहीं है, ठीक है। देन पेज टाइटल्स। अभी पेज टाइटल्स में ना आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख के आया है मिसिंग, डुप्लीकेट, ओवर 60 कैरेक्टर, बिलो 30 कैरेक्टर, सेम एज H1। इसमें क्या होता है, अगर मिसिंग है ना टाइटल, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि द गूगल डजंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज और द क्रॉलर डजंट नो व्हाट इट इज, तो वो उसको इग्नोर करेगा। तो मिसिंग नहीं होना चाहिए। और डुप्लीकेट में क्या होता है, गूगल समझता है कि ये तो सेम चीज है, तो मैं इसको क्यों देखूं, तो डुप्लीकेट जो टैग्स है वो भी इसीलिए प्रॉब्लमेटिक है। देन यू हैव मेटा डिस्क्रिप्शन। सो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी मिसिंग एंड डुप्लीकेट होता है। उसके बाद में आता है H1। H1 क्या होता है, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को देखोगे, H1 क्या होता है, आपकी वेबसाइट का प्राइमरी टॉपिक जो है, आपका पेज का प्राइमरी टॉपिक। सो H1 शुड बी इन डिटेल, H1 शुड हैव सर्टेन कीवर्ड्स इन इट, सो दैट जो पर्सन उसको रीड कर रहा है उसको पता चले कि हाँ भाई ये कुछ या अगर क्रॉलर भी उसको अपने यहाँ पे उसको लिस्ट कर रहा है या इंडेक्स कर रहा है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट दिस पेज इज गोइंग टू बी अबाउट। सो यू कैन सी ओवर हियर जो H1 है वो बहुत छोटे छोटे H1s है, तो इतने भी छोटे नहीं होने चाहिए, थोड़ा डिटेल में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप H1 देखोगे तो मिसिंग 31 पेजेस पे H1 ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। होना चाहिए H1, बिकॉज अदरवाइज
how would the crawler know what this page is about? ठीक है, उसके बाद में H2 is another heading. अगर आपने किसी चीज को हेडिंग दिया हुआ, अगर किसी चीज को टाइटल दिया हुआ है तो ऑब्वियसली उसमें सब टॉपिक होगा कुछ, तो H2 भी होना जरूरी है, लेकिन H2 हमेशा 2 होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए. Either it should be 0 or it should be more than 2. कोई भी हेडिंग का ऐसे है अपार्ट फ्रॉम H1 सिर्फ एक होना चाहिए, बाकी कोई भी हेडिंग है ना तो आपको एटलीस्ट 2 हेडिंग्स रखने हैं. एग्जैक्ट डुप्लीकेट कंटेंट अगर आप देखोगे तो ये डुप्लीकेट कंटेंट जहां पे है ना उसकी बात कर रहा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन लोग का WW और नॉन WW ऐसा डबल हो चुका है. इसकी वजह से क्या होता है कि वेबसाइट अच्छा परफॉर्म नहीं करती है. यहाँ पे कैनोनिकल डालना है या रीडायरेक्ट करना है तो ऐसे टाइप के यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं टू रिमूव दिस काइंड ऑफ डुप्लीकेसी इन वेबसाइट. सो ये एक टूल है जो मैं यूज करती हूँ. इसमें आपको सारी डिटेल पता चल जाती है कि लिंक कैसा है, आपका हैशटैग, ये आपकी इंडेक्सिबिलिटी कैसी है, कैनोनिकल्स है नहीं है, इमेजेस में क्या प्रॉब्लम है, इमेजेस का टाइटल टैग क्या है, टाइटल टैग नहीं है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिसिंग ऑल टेक्स्ट, ऑलमोस्ट सारी इमेजेस का ऑल टेक्स्ट और ऑल एट्रीब्यूट मिसिंग है. ओके, आप जिनका है भी ना, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आता है, देखो इन्फॉर्मेशन इसमें. तो अगर जिसका है भी ना तो वो भी प्रॉपर नहीं है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडेक्स करने में गूगल भी हिचकिचाता है. गूगल कहता है यार इतना भी नहीं इन लोगों ने लिखा है, इतना भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो व्हाट विल आई इंडेक्स. ठीक है, now we'll go back to audit. Now we'll go back to audit. ओके, सो अभी ये नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग. हेडिंग टैग्स हम लोगों ने देखा, H1, H2, H3 पे. इमेज नेम एंड फाइन नेम्स हमने देखा. फवाइकन क्या होता है? फवाइकन क्या होता है ना, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है एसईओ ऑडिट के बाजू में ऐसे एक्सेल का ग्रीन कलर का जो लोगो टाइप है, तो वो है फवाइकन. फवाइकन क्या होता है? या फेवरेट आइकन. इसका अगर आप प्रॉपर इसको देखो तो इट्स फेवरेट आइकन. जब आप बुकमार्क करते हो तो वहां पे जो आइकन आते हैं वहां से ये आता है. अगर फवाइकन होता है ना तो इट इज वेरी इजी फॉर योर विजिटर्स एंड एक्सेट्रा टू आइडेंटिफाई योर वेबसाइट फ्रॉम मल्टीपल टैब्स दैट आर ओपन. अगर ये सब है ना ऐसे ई करके लिख के आते हो जैसे नॉर्मली बेसिक वेबसाइट्स के आते हैं, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी कौन सा पेज कौन सा है, कौन सी ब्रांड का है, कौन सी वेबसाइट का है ऊपर से. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई फवाइकन्स आर यूज्ड. Then you should have neat and clean URLs. Yes, very important. अभी अगर आप बहुत सारी वेबसाइट जो होती है, we'll go to again the same website. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे hpinpuja.com/tools/client/about-us/contact-us. So it's very simple. जनरली हम लोग URL में ऊपर एक कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इट शुडंट बी ऑब्वियस. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम लोग ने खींच के एक कीवर्ड को वहां पे बिठा दिया है. ये होना चाहिए कि हाँ ये कीवर्ड यहाँ पे सूट कर रहा है, ये कीवर्ड यहाँ पे रहेगा तो लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो ये मतलब ऐसे जबरदस्ती कीवर्ड को वहां पे नहीं डालना है. आपको ये करना है कि कीवर्ड वहां पे आसानी से आए. जो कीवर्ड वहां पे जा रहा है, जो रिलेवेंट है, वही वहां पे आप URL में यूज कर सकते हो. ओके, if blogs are present or not, if there is duplicate content or not, that you have to find out. कई बार क्या होता है कि आपकी वेबसाइट से कंटेंट डुप्लीकेट होके कहीं और जा रहा है, या तो फिर आपकी वेबसाइट पे कहीं और से डुप्लीकेट किया, कॉपी किया हुआ कंटेंट आ रहा है. तो दोनों चीजें आपको चेक करनी है
बिकॉज इन बोथ केसेस आपका ही जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर होगा, आपकी ही वेबसाइट का परफॉर्मेंस हैम्पर होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई वेबसाइट बनाई है या अगर मेरा कोई ब्लॉग है तो उसके ऊपर कोई भी टाइप का डुप्लीकेट कंटेंट नहीं हो, या मेरा कंटेंट अगर कॉपी कर रहा है कोई तो मैं उसको क्लेम करके फटाफट वहीं पे मैं उसको रिजॉल्व करूँ, ठीक है। देन एड्स ऑन पेज, इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है ना तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। अगर आप कोई सीरियल से रिलेटेड या डेली सोप से रिलेटेड पेजेस अगर आप विजिट करते हो या आपको कोई एक सिंपल गाना डाउनलोड करना है, मैं आपको एक पेज दिखाती हूँ। दैट पेज आई जनरली यूज फॉर डाउनलोडिंग सॉन्ग्स एंड ऑल, बट वो पेज पे इतनी एड्स होती है ना कि फिर बोर हो जाए। वहां से डाउनलोड करने से अच्छा हम लोग सोचते हैं जाने दे, नहीं डाउनलोड करते हैं। सो ये वेबसाइट है, ओके। अब इसके ऊपर अगर मैं मेरे को कोई गाना डाउनलोड करना है तो अभी इन लोग ने बहुत सारी एड्स को रिमूव किया है या तो फिर मेरा एड ब्लॉकर ऑन है, लेकिन अब अगर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इतने सारे डाउनलोड के ऑप्शंस आते हैं कि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू कि कौन सा डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करूं, ओके। सी बॉटम में भी आप देख सकते हैं कि इसके एड्स आ रहे हैं, अभी देखो इसमें डाउनलोड का लिंक विजिबल ही नहीं है, आप कहाँ से डाउनलोड करोगे इसको, ओके। या तो फिर अगर आप कोई वेबसाइट पे अगर किसी चीज को डाउनलोड करने जा रहे हो तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम आता है। जनरली जहां से आपको फ्री में डाउनलोड करके वगैरह मिलता है ना उन वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके वेबसाइट पे बहुत सारी एड्स नहीं है, अगर एड्स है तो कंफ्यूजिंग नहीं है। दूसरा, अगर आपका पेज, ये मैं रेकमेंड करती हूँ जनरली कि आप खुद एडसेंस में सेटिंग करो कि मेरे पेज पे कोई मतलब ऐसे बकवास एड्स नहीं आए या बहुत अडल्ट एड्स नहीं आए, अनलेस एंड until your website is into that। if your website is talking about adult topics then yes you can have those kind of ads, but अगर नहीं है ना तो आई रेकमेंड कि आप खुद से एडसेंस में ऐसी सेटिंग करो और वहां पे डालो कि मेरे यहाँ पे ऐसी एड्स नहीं आनी चाहिए पेज पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, इवन आई हैव सीन दिस ऑन IRCTC पेज आल्सो, that sometimes what happens even if you are not interested in those kinds of product, like जो वीगो जैसे वगैरह प्रोडक्ट्स है या जो टिकटॉक जैसे सिमिलर जो एप्स है तो उनकी जो एड्स है ना बहुत obnoxious होती है। तो अगर वैसी एड्स आपके पेज पे आ रही है then what to do, then it is also going to hamper your performance and your brand. So it is better that if you are using AdSense on your blogs or on your website, you make sure that you know what kind of ads are running on your page, okay। Second thing is एड्स आपके कंटेंट को कवर नहीं करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ब्लॉग्स में वगैरह ऐसे हो जाता है जो मेन कंटेंट होता है ना ब्लॉग का उसको एड कवर कर देता है। तो जो आपका विजिटर है जो जो इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए आया है उसको वो इंफॉर्मेशन तो मिलता ही नहीं है, प्लस वो इरिटेट होकर के जाता है। तो नेक्स्ट टाइम है ना जब उसको एसईओ में या उसको सर्च पेज पे आपका ऑप्शन दिखेगा ना तो वो सोचेगा कि नहीं यार यहाँ पे तो क्लिक करके मेरे को लास्ट टाइम कुछ पढ़ने ही नहीं मिला था, तो मैं इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढूं। ये मोस्टली उन पेजेस के साथ में होता है जहां से हमको कोई एक टिप मिलने वाला रहता है या जहां पे हम कोई न्यूज पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी जो अपने बेसिक नॉर्मल दैनिक भारत वगैरह के जो न्यूज वेबसाइट्स है ना उसके ऊपर भी ये प्रॉब्लम होता है कि जो मेन कंटेंट ऑफ द न्यूज है ना उसके बीच में ही कुछ इन लोग का एड रहता है, तो दे शुड गिव द एड प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली, अदरवाइज व्हाट विल पीपल डू, उन लोग क्लिक ही नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों को पता है। अभी तो मैं जैसे ना कोई न्यूज का अगर आता है लोकल न्यूज है मतलब या मराठी या हिंदी न्यूज है तो आई डोंट ओपन दोस पेजेस, व्हाई, बिकॉज आई नो बिकॉज हाफ द पेज विल बी कवर्ड इन एड, तो व्हाई शुड आई बॉदर, and any which ways I'll get to know about the news from other sources, I have got multiple sources, then why I'll go there and watch the ad instead of the news। तो ये भी आपको देखना है। तो एड्स ऑन पेज का एनालिसिस ये आपके पर्सनल टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स आर कमिंग टू यू। हाँ, अगर आप मतलब कोई ऐसे हैक्ड वर्जन का वगैरह पेज है तो आप उसके लिए आप एसईओ कर रहे हो तो देन इट मे नॉट मैटर दैट मच। Then check for duplicate content from on
और ऑन अदर वेबसाइट्स। ये तो मैंने पहले ही बताया कि आपके पेज से अगर किसी ने डुप्लीकेट किया है फिर भी आप देखो, चेक करो। अगर आपके पेज पे भी किसी कहीं से डुप्लीकेट हुआ है तो उसको भी अवॉइड करो, ठीक है। Then you have robot.txt present or not. Now what robot.txt does in detail, I'll tell you. The best example for this is sometimes certain websites like Amazon or you can say Snapdeal or Flipkart, they give offers on behalf of banks. मतलब बैंक्स आपको ऑफर देती है कि आप अगर Amazon से मेरे कार्ड से खरीदोगे या इंटरनेट बैंकिंग करोगे Amazon पे तो you will get this amount of discount. Now these particular offers are not run by Amazon. These are run by ICICI or such things. So what Amazon wants is Amazon wants people to come from only ICICI page. They don't want people to come from SER. So वो क्या करेंगे, वो अपनी वेबसाइट पे ऐसे robot.txt में मेंशन करेंगे कि ये सर्टन मेरे पेजेस है ना, इनको कोई ट्रैक ही नहीं करेगा, यहाँ पे कोई सर्च इंजन अलाउड ही नहीं है, ठीक है। या तो फिर बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जैसे लॉगिन पेजेस होता है कुछ हिडन, या उस टाइप के जो पेजेस होते हैं ना, वहां पे वो बता देता है कि यहाँ पे सर्च इंजन अलाउड ही नहीं है। बट सबसे सिंपल एग्जांपल है कि अगर आईसीआईसीआई कोई ऑफर रन कर रहा है and Amazon doesn't want other people to come on those pages, then Amazon will say no, this pages shouldn't be indexed on search engine. So वो disallow allow के ऐसे options होते हैं। Sample robot.txt का format also I'll tell you, show you. आपको चेक कर वो आपको दिखाता है। नाउ ये Amazon.in का robot.txt है। तो आप देखोगे कि ये क्या क्या किस किस चीज को अलाउ कर रहा है, किस किस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है। ओके, रिफर अ फ्रेंड लॉगिन, उसके बाद में एसोसिएट्स ज्वाइन, मार्केट प्लेस सेल योर कलेक्शन, तो इसको ये डिसअलाउ कर रहा है, ये कोई भी सर्च इंजन को वहां पे आने के लिए नहीं दे रहा है। व्हाई? बिकॉज इट डजंट वांट सर्च इंजन्स टू टैग दोस पेजेस एंड इट वांट्स people to discover those pages on their own or those pages are popped, ठीक है। तो डायरेक्टली आप उस पेज पे नहीं जा सकते। अलाउ क्या क्या कर रहे हैं देखो, लिस्ट यूनिवर्सल और उसके बाद में स्टार। तो आपका जो Amazon का अकाउंट है वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप आपकी विश लिस्ट पब्लिक कर सकते हो या आपकी विश लिस्ट को आप प्राइवेट रख सकते हो। तो जो पब्लिक विश लिस्ट है उसको भी गूगल ऐड कर सकता है। तो आप डिसअलाउ भी देखो इसका कितना है। See, now it is also disallowed the top reviewers. You can second anyone like just guess why it has disallowed top reviewers, because Amazon doesn't want कि जो top reviewers है उसका Hall of Fame है या top reviewers है उसको क्यों वो hide कर रहा है, because it doesn't want anyone searching for them or maybe using them as their influencers. ये होता है, हम लोग भी ट्राई करते हैं कि अगर मैं कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो I'll also try that I'll find someone who is into reviewing the products and who reviews product mostly और उसने मल्टीपल रिव्यूज वगैरह किया है, तो I'll try to find them and I'll try to offer them to review my products. Okay, तो इसके लिए इन लोग ये सारी पेजेस को गूगल से हटा देते हैं। अगर इफ यू डिस्कवर दोस पेजेस इट्स ओके, जैसे इन लोगों को डिस्कवर करना है लोगों को नॉर्मल वे में जैसे लोग डिस्कवर करते हैं, इट इज फाइन, बट इट शुडंट बी शोन ऑन गूगल सर्च इंजन बिकॉज दैट माइट हैम्पर देयर क्रेडिबिलिटी। ओके, देन
रेट दिस आइटम हो गया, अकाउंट एक्सेस लॉगिन हो गया, चेंज स्टाइल हो गया। तो इनके बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिसको इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। ओके, नाउ we'll also look at sitemap XML. Okay, now I had this confusion myself. Okay, ये मुझे नहीं पता है कि सबको होता है नहीं होता है, मुझे तो था बहुत टाइम से। तो मेरा ये प्रॉब्लम था ना, मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली दो चीजों में फर्क क्या है, sitemap.xml, robot.txt में। ओके, I will try to find. So ये Amazon का ये sitemap XML है। तो sitemap XML और robot.txt में फर्क क्या है? sitemap कैसे होता है, जो पेजेस एग्जिस्ट करते हैं वेबसाइट पे, तो वो गूगल के लिए या कोई भी बॉट के लिए इंस्ट्रक्शंस है about how to index those or when to index those, whether to index those or not index those. लेकिन robot.txt क्या करता है, उन पेजेस पे उसको अलाउ ही नहीं करता, आने ही नहीं देता है। ठीक है, sitemap में whereas these pages are mentioned in a proper structure, but then it is told whether it would be updated or not. For example, अगर आप देखोगे services.amazon.in को वो बोल रहा है कि आपको change frequency is monthly. Okay, last notification was on 12/2/2021, प्रायोरिटी 0.8। तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से आता है, जिसकी प्रायोरिटी 1 है, 2 है, 3 है, प्रायोरिटी 0 है, 0.5 है, 0.3 है। तो उस हिसाब से वो उसको क्रॉल करेगा, उसको लॉक करेगा अपने पास में, उसको इंडेक्स करके रखेगा उसके चेंजेस को। अगर आप ब्लॉगर हो और आप फ्रीक्वेंटली ब्लॉग करते हो, तो साइट मैप पे ये मेंशन करना कि आपके कौन से पेजेस जो है जो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मंथली उन्होंने लिखा है, कहीं पे उन लोगों ने ऐसे क्वार्टरली भी लिखा होगा, कहीं पे डेली भी होता है। जो न्यूज वेबसाइट होती है, सेशन में हमने बात किया था लाइव एसईओ के बारे में, तो वहां पे किसी ना उन लोग कॉलर को इंस्ट्रक्शन देते हैं दैट इफ यू हैव कम हियर वंस देन यू शुड कम आफ्टर एवरी 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। तो वैसे इंस्ट्रक्शंस की वजह से उनका लाइव एसईओ होने में भी बेनिफिट मिलता है। So that those pages are crawled frequently, again and again and again and again those pages are crawled, understood, indexed, उसको अपडेट किया जाता है उनके फीड में। तो इस वजह से एसईओ में आपको बेनिफिट मिलता है। अभी जैसे अगर Amazon अपने पेजेस को एवरी मंथ चेंज कर रहा है, लेकिन उन्होंने बॉट्स को बताया नहीं है या क्रॉलर्स को बताया नहीं है कि भाई मैं मंथली चेंज करता हूँ, या कोई भी पेज जहां से उनको इंडेक्सिंग मिल रही है या जहां से उनके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, अगर उनको उन्होंने बताया कि मेरा पेज मंथली चेंज होता है, तो वो पेज भी उन लोग को ये कर देगा, फेड कर देगा। तो इसीलिए उन लोग बताते हैं कि भाई मेरा मंथली चेंज होता है, तू आ, तू देख और समझ कि मैंने क्या चेंजेस किया, उस हिसाब से मुझे इंडेक्स कर। ठीक है, तो दैट इज हाउ sitemap एंड robot.txt वर्क। अगर कंफ्यूजन आपको है ना, तो आप अपने हिसाब से आप यूट्यूब पे वगैरह सर्च कर सकते हो, या तो फिर यू कैन कनेक्ट विथ मी। बट देन sitemap is more about telling them the pages about them, the pages that they have already crawled or they have already indexed। लेकिन robot.txt is about directing the bots कि तुझे इधर आना ही नहीं है, this is a closed door, this is not open for you। But on sitemap.xml you tell them whether if this page is open, for what purpose this page is open, whether they can follow this page, whether they cannot follow this page, how frequently they should visit this particular page। That is the kind of idea sitemap gives। Okay, I hope it is clear to you all। Whether sitemap is submitted to the search engines or not। So these sitemaps are submitted to individual search engines, whereas robot.txt is just present, as in robot.txt में आपको कहीं पे जाके सबमिट नहीं करना है उसको, वो है वेबसाइट पे। अगर कोई क्रॉलर आएगा तो उसको पढ़ लेगा, उस हिसाब से वो वेबसाइट पे घूमेगा। You consider crawler as a human being who is there to know more about it। It is like that gossip auntie who comes on your page, but then you also tell that auntie that this door is closed, then auntie doesn't bother, so she listens। So that is how robot.txt is basically। तो वो है, वो आता है, वो robot.txt को
सर्च इंजन आपके पेज पे आने के बाद में एक्सेस करता है, या क्रॉलर्स आपके पेज पे आने के बाद में एक्सेस करते हैं। साइट मैप को आप सर्च इंजन को जाके सबमिट करते हो, बिकॉज यू वांट सर्च इंजन टू सी दोस पेजेस एंड इंडेक्स दोस पेजेस। ओके, देन ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। So if you click on any of the products over here, say for skincare में जाके कोई भी रैंडम प्रोडक्ट, तो एक तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी वाइज जाओगे ना, ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वॉचेस विमेन, रिस्ट वॉचेस, रिस्ट स्टाइल, एनालॉग वुमेन्स वॉचेस, दिस इज ब्रेड क्रम्ब। दिस हेल्प्स कस्टमर्स ऑल्सो कि उन लोग कहाँ से आए, कौन सी कैटेगरी से आए हैं, और प्लस ये आपके वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर भी बताता है कि किसने क्या इंफॉर्मेशन है। ओके, ब्रेड क्रम्स अगर डायरेक्टली समझो आपका क्रॉलर इस पेज पे लैंड हुआ है तो उसको आगे का और उसके पीछे का पेज पता चल जाता है। अगर वो सिर्फ यही पेज पे आया है, then it can also go back to the wrist watches page and also to the women page and watches page. ओके, हमने अभी देखा था, तो हमने अगर आप कैटेगरीज में देखोगे तो कैटेगरीज में हमने क्या, हम कैसे गए थे, विमेन से हम वॉचेस में गए थे। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो वेबसाइट में ऐसा है, वॉचेस में मेन एंड विमेन करके दो कैटेगरीज है और उसमें ब्रिस्ट वॉचेस है। ठीक है, तो ई कॉमर्स में ना ये कई बार होता है, बहुत सारे जो लोग नया ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं ना, दे जस्ट गो एंड मेक द ई कॉमर्स वेबसाइट, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कैटेगरी कहाँ पे होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती है जो आपको डुप्लीकेट करनी पड़ती है। तो इट इज योर कॉल वेदर यू वांट टू डुप्लीकेट एंटायर वॉचेस का सेक्शन और you want to just create two folders, men and women everywhere. So if you're going for pants, if you're going for formal wear, then again you have to create one man folder and women folder. If you're going for accessories, you have to create one men folder, one women folder. Okay, now at what level you are going to create those folder is what you have to understand. तो इसी हिसाब से वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, और आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग अवेलेबल, कि लोग रिस्ट वॉच सर्च करेंगे या विमेन एक्सेसरीज वॉच सर्च करेंगे, और अगर विमेन एक्सेसरीज सर्च करेंगे तो रिस्ट वॉच तक उन लोगों को कैसे पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो थ्रू कैटेगरी, दैट मीन्स आई एम क्लूलेस अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू लुक फॉर। इफ आई गो बाय ओनली सर्च, देन आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई वांट। तो वैसे करने में दोनों तरफ से उन लोगों ने एक्सेस रखा हुआ है आपको। ठीक है, नाउ विल गो बैक टू द ऑर्डर पेज। लिंकिंग स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन, अभी मैंने जो बताया वो कि नेविगेशन कैसे होगा, लिंक्स कैसे बिल्ड होंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। साइट आर्किटेक्चर में आती है ये चीजें। कई बार लोग वेबसाइट बनाने के पहले इन सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन सोचना है। दैट इज वेयर कंसल्टेंट्स एंड दैट इज वेयर डिजिटल मार्केटर्स कम। तो डिजिटल मार्केटर्स का जॉब नॉट नेसेसरी कि वेबसाइट बनने के बाद में ही आएगा। You have to understand how websites are structured, how successful websites were built, and how websites are going to function in future. Because कई बार ऐसे लगता है, even to me, even to many professionals, that अरे ये चीज तो अभी और काम ही नहीं आएगी, या this has become very simple. So after WordPress, many might think कि अभी तो WordPress आ गया, then why people would go for custom development. But ऐसे नहीं है, लोग जाते हैं, लोग करते हैं, and it has more benefits. So WordPress for small companies, WordPress, OpenCart जैसे tools बहुत अच्छे हैं। अगर small website है, it is just starting off, the business is just starting off, you don't want to spend much and you don't want to take lot of risk, then you can go for OpenCart or WordPress like solutions. लेकिन if you are going to go full fledged, if you have got good budget, you can go for websites. और तभी ना डिजिटल मार्केटर्स का इंपॉर्टेंस आता है, where you have to give them insights on how linking structure should be, how the navigation of the website should be, so that their customers have ease in interacting with the website. जैसे मैंने बताया
कि Amazon पे अगर लोग कैटेगरी से जा रहे हैं तो that means they are exploring. So at that time they should have as much options available to them where they click. So if they go directly to the watches or they would go for men to women, that you have to understand from your year on year research and your analytics etc. ठीक है. अब जब हम लोग गूगल एनालिटिक्स की बात करें तो आई मिस्ड ऑन दैट पॉइंट कि गूगल एनालिटिक्स में कैसे ना सिर्फ गूगल एनालिटिक्स नहीं है, बहुत सारे एनालिटिक्स के टूल्स अवेलेबल है मार्केट में. It is better if you understand about those tools beforehand. If you go tomorrow and start working and then you one fine day somebody asked you like what are the analytic tools and you just say there is Google Analytics, then it is going to not look good. So you should know about what are the different tools available for analysis, why those tools are not that popular, whether the tools are better than Google Analytics or if those tools are not good than Google Analytics. Most of the tools are better than Google Analytics, but then Google Analytics does just the work that you need to be get done. मतलब आपके पास में अभी इतना बजट नहीं है कि आप साल का एक अराउंड 13,000 स्पेंड करें on certain tool. So people go for Google Analytics, and Google Analytics gives enough information. It may not be adapt at tracking each and every interaction. तो 10-12 interactions होने के बाद में उसको समझ में आता है कि हाँ कोई यहाँ पे एक interaction हुआ है. But that tool gives you enough information to understand the click stream. Click stream यानी लोग जो आपके वेबसाइट पे क्लिक करके आ रहे हैं उसको समझने जितना तो आपको Google Tools information देते हैं, and that is what you require to get started. Later on you can build, okay? Then check for internal links in content, footer links, check for backlinks and check for broken links. Now check for backlinks. As I told कि अगर स्पॉन्जी backlinks है, spammy backlinks है या कहीं फालतू पेजेस से आपको backlinks आ रही है तो वो आपको कुछ यूजफुल नहीं है. वो backlinks will do more harm than good. Those backlinks are not at all something that anyone would recommend. तो SEMrush tools है, Ahrefs tools है या Ubersuggest भी है ना, तो ऐसी backlinks को आपको आइडेंटिफाई करके देता है. It is up to you whether you want to keep those backlinks or you want to remove those backlinks. It is recommended that you do a thorough audit of what kind of backlinks you get. Are those backlinks giving any traffic as well? Because the main purpose of backlink is not SEO. The main purpose of backlink is giving you traffic. So आपके backlink से आपको relevant traffic भी आना चाहिए. आपके referral से आपको traffic आना चाहिए. अगर आपके referral से आपको traffic नहीं आ रहा है और आप सोच रहे हो कि मेरे पास में 4,000 backlinks and I'm doing good, then you are not actually doing good. Okay? There is one more misconception because of many SEO gurus या so and so. तो ये एक misconception भी है फिलहाल इंडिया में है मोदी that I have come across, that you should create backlinks, as many backlinks as you want, and you should just go on creating backlinks. It helps in SEO. It doesn't help in SEO, to be honest. अगर आपके पास में रेफर करने जैसा कंटेंट नहीं है तो आपको बैकलिंक्स नहीं मिलेंगे. बी वेरी ओपन अबाउट इट. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू हैव. आर यू प्रोवाइडिंग, आप उतना यूनिक कंटेंट दे रहे हो क्या कि लोग आपको बैकलिंक करेंगे, आपको रेफर करेंगे? नहीं. तो फिर आप ऐसे कंटेंट क्रिएट करो या आप ऐसी बैकलिंक्स क्रिएट करो जो आपके लिए यूजफुल भी हो और सामने वाले के लिए भी यूजफुल हो. फॉर एग्जाम्पल, सो लेट्स कंसिडर कि आप एक स्मॉल बिजनेस हो in some industrial area in Mumbai. So what you will do? Will Times of India give you a referral? No. Will Just Dial का referral is considered as classified listing. तो वो classified हो गया off page में, तो वो भी आपको इतना ज़्यादा better नहीं chance देगी. So what you can do? You can either get a featured in a local newspaper or local blogger से, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो ना एक छोटा community जैसा आप develop कर सकते हो for your own good, कि आप अदर लोकल बिजनेसेस को रेफर करो या आप उनको बोलो कि आप आपकी वेबसाइट से मुझे रेफर करो. ठीक है. ये कुछ एक्टिविटीज होती है या ये जो एक्शंस छोटे छोटे ये जो एक्शंस है ना, ये आपको अच्छे रेफरल्स भी देते हैं और अच्छी बैकलिंक्स भी देती है. लेकिन आप अगर आप एक्सपेक्ट करके चलोगे कि मैंने आज एक नया वेबसाइट ओपन किया है और उसके ऊपर मैं बैकलिंक्स क्रिएट करूंगा एंड देन आई विल गेट 400 बैकलिंक्स एंड आई विल बी द फर्स्ट ऑन टॉप ऑफ द SEO, नहीं होगा. Please understand that your backlinks should also give you traffic. If your backlinks are not giving you traffic, then you're doing something wrong. आपके backlinks सिर्फ वहां पे ऐसे ही बैठने के लिए नहीं है.
बैकलिंक का मतलब यही होता है कि कोई आपको रेफर कर रहा है. इट इज मोर लाइक बिल्डिंग रेपुटेशन. ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड. ऐसे ही लोग आपके बारे में बात करेंगे कोई मतलब नहीं है. लोग वही लोग आपके बारे में बात करें जो आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं. ओके, देन चेक फॉर ब्रोकन लिंक्स. कई बार ऐसे हो जाता है कि आपने कोई एक ब्लॉग लिखा हुआ है, आपने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, आपने कोई वीडियो अपलोड किया था. ओके, बहुत सारे लोगों ने उसको रेफर किया, बहुत सारे पेजेस से वहां पे लिंक आ रही है, लेकिन देन यू रिमूव्ड इट और यू मे बी मूव्ड इट. तो अभी वो ना लिंक ब्रोकन हो चुके हैं, वहां पे अभी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है. So you have to be vigilant about such links. You should either redirect people who are coming on these links to other pages, or you should simply know कि मुझे क्या करना है, या you should put some link over there, you should put some text over there, or you should remove those kind of backlinks which are leading to those pages. अगर वो pages सच में irrelevant थे तो आप वैसे backlinks को हटा दो, या तो फिर आप थोड़े टाइम के लिए रीडायरेक्ट करो, तो वहां से भी बैकलिंक रिमूव होने तक आप रीडायरेक्ट कर सकते हो, या आप उस बैकलिंक को रिमूव ही कर दो. ठीक है. देन 301 रीडायरेक्ट हमने उस दिन किया था और लास्ट सेशन में. यूज ऑफ फ्लैश. ओके, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो अभी भी फ्लैश यूज करती है. तो फ्लैश का प्रॉब्लम ये है कि फ्लैश का वेबसाइट बराबर से डिस्प्ले नहीं होता है एनीमोर. फ्लैश इज हेवियर टू लोड, इट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, इट इज मोर लाइक एन एनिमेशन. तो फ्लैश की वेबसाइट अगेन गूगल कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर ऑन दैट वेबसाइट. तो कितना भी अच्छा वेबसाइट दिख रहा है फ्लैश का, गूगल नहीं समझ पाएगा कि वेबसाइट पे क्या है. एरर्स ऑन गूगल वेबमास्टर टूल, यानी अगर आपके सर्च कंसोल पे कुछ टूल्स आ रही है तो एरर्स आ रहे हैं, तो आप वो उसको देखो और उसको ट्रबल शूट करो. साइट स्पीड, लोडिंग टाइम, www रिजॉल्व का आपको अगर एग्जांपल देखना है तो हम लोग ने पहले एक देखा था. वेट, आई विल शो यू दैट एग्जांपल. तो अब यहाँ पे पेज टाइटल्स में इफ यू कैन सी देयर आर डुप्लीकेट पेजेस. आप डुप्लीकेट में जाते रुको. डुप्लीकेट कंटेंट कहाँ गया? यस. सो अगर आप डुप्लीकेट में देखोगे ना तो ये सेम पेज है. ORA cancer types, oral cancer types and earlier symptoms. It is oral cancer types. It is typed as ORA. It is actually oral. Okay. तो ये डुप्लीकेट है. तो लेकिन हो क्या रहा है, HTTP पेज है जहां से www पे जा नहीं रहा है. एक है www, एक है नॉन www. तो अगर ये दोनों ना एक ही होना चाहिए, ये दूसरा वाला रिमूव तो होना चाहिए, या तो फिर वहां से दूसरे पेज पे बंदा रीडायरेक्ट होना चाहिए. तो ये है www रिजॉल्व. ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग ये नहीं करते हैं. ओके, now we'll go back to audit. ओके, लोडिंग टाइम एंड साइट स्पीड. ओवरऑल साइट स्पीड भी अच्छा होना चाहिए और आपका लोडिंग टाइम भी क्विक होना चाहिए. नाउ डिफरेंस बिटवीन लोडिंग टाइम एंड साइट स्पीड इज that if you are putting some query into the website, or if you are sending a contact us inquiry, और अगर उसमें टाइम जा रहा है ना वेबसाइट का, तो वो साइट स्पीड का इशू है. ओके, एंड लोडिंग टाइम इज हाउ क्विकली योर पेज लोड्स. so your page should load very very quickly. then image optimized for search engines or not. हमने पहले भी देखा था शुभदिन डेंटल का वेबसाइट पे कि इमेज बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है. इमेजेस पे उन्होंने कुछ ऑल टेक्स्ट डाला ही नहीं है. Minify CSS and HTML. It is important to increase the site speed and loading time. अच्छा, ये Minify CSS and HTML का इशू जो है ना, वो मैं आपको एक बार ऑन स्क्रीन भी दिखा देती हूँ कि क्या एग्जैक्टली होता है. तो we'll go to the GTmetrix. GTmetrix is one of the tools that is also used to do some technical SEO. Okay. इसमें ना आपके जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी वेबसाइट पे, वो एकदम वो प्रॉपरली बताता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है आपकी वेबसाइट पे, आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो. तो ये सोकोजेम्स का वेबसाइट है. अभी इनका प्रॉब्लम क्या है ना, इनके होम पेज पे इतने छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स रन होते हैं बिकॉज इट्स ऑब्वियसली इट इज अ वर्डप्रेस साइट. सो फॉर अ वर्डप्रेस साइट, इफ यू आर नॉट यूजिंग द राइट थीम,
or if you're not using the right page builder, what happens is no, it creates multiple scripts, it creates multiple layers on the website and it takes time to load. अभी आप देखोगे कि ये होम पेज इसका लोड होने का कितना टाइम है. इट इज वेरी अनहेल्दी बिकॉज व्हाट हैपेंस, अगर आप सोकोजिम्स की वेबसाइट पे जाओगे और अगर उतना टाइम लग रहा है एंड यू आर अ जेन्युइन बायर, तो आप क्या करोगे, आप निकल जाओगे वहां से, आप वहां पे रुकोगे नहीं. तो जेन्युइन बायर जो है ना वो रुकते नहीं ऐसी वेबसाइट्स पे अनलेस एंड अनटिल दे नो दैट दिस वेबसाइट इज गुड or this website is something offering something extraordinary which I won't get anywhere else. Otherwise they won't do it. So यहाँ पे भी इस टूल में भी इस पेज को लोड होने के लिए कितना टाइम लगा. Okay. Now you can see this is home page का summary. This I've already done, so I know. Okay. तो आप देख सकते हो कि पूरा पेज लोड होने के लिए 23.3 सेकेंड्स लगते हैं. एंड व्हाई इट इज ब्लॉकिंग. तो यहाँ पे इन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक पेज जो है उसके बैनर पे 4 से 5 लेयर्स है. तो इसकी वजह से हर एक लेयर को एक लेयर पूरा अपलोड होने से पहले दूसरा लेयर नहीं अपलोड होता है या लोड होता है. दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस वेबसाइट. So you can remove that problem by minifying your CSS. Also there are certain commands that you can give to your CSS कि भाई पहला CSS डाउनलोड होते होते दूसरा लोड हो जाए. तो ये होता नहीं है. क्या होता है जनरली कुछ कुछ वेबसाइट है स्पेशली ऑन वर्डप्रेस के पुराने थीम्स, व्हाट हैपेंस इज इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑल द फाइल्स इट लोड्स वन फाइल एट अ टाइम. तो वो एक फाइल एट अ टाइम लोड करते बैठेगा, तो उससे क्या होता है दूसरा फाइल का कुछ भी नहीं आता है वहां पे. उससे अच्छा नए HTML में क्या होता है कि सारे फाइल्स एट अ टाइम लोड होते हैं. तो इसकी वजह से आपका पेज लोडिंग स्पीड कम हो जाता है. थोड़ा टेक्निकल है ये, but you will understand eventually. It is not that complex. Just understand that at a time there should be multiple pages that are loading and it shouldn't bother your load time. Okay. So that is your basic SEO audit. इसके अलावा एक और ऑडिट का पार्ट होता है कंटेंट ऑडिट. अभी कंटेंट ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं कि whether the content that is on website, especially the blogs, the inquiries pages, the landing pages, etc., are those relevant or not? So that is part of the content audit of the website. It is also very important. See, लोग मतलब आपको शायद से नहीं बताएंगे आगे जाकर के. Even many of the blogs and tutorials on internet are a bit confusing, but understand one thing, your website should be so that it should impress the users as well as it should give the information that कि हाँ ये वेबसाइट है ना लोगों को पसंद आ रही है. ये इंफॉर्मेशन है ना बॉट्स को भी पता चलनी चाहिए. तो ये आप एक की समझ लो कि आपका कोई भी अगर आपको कोई भी एक्टिविटी या कोई भी स्ट्रैटेजी इफ यू वांट टू रन on your website or on your for your SEO, then you should keep two things in mind. First, the target should be impressing your visitors and getting more visitors. Another target should be that the bots or the crawlers or all kinds of search engines should know that yes, your visitors are impressed. Now if you only impress your visitors and don't let others know, it is of no use. ठीक है. तो आपकी वेबसाइट पे फीडबैक ऐड करने के लिए, कॉन्टैक्ट मी करने के लिए, रिक्वेस्ट कॉल बैक, गोइंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर. So basically understand how crawlers would know that your audience is impressed with you. First thing is they would leave a review. Second, they would visit your page again and again. Third, they would go and keep on exploring your page. Fourth, they would click on the CTAs and get converted. They would request a PDF or they might request an appointment. They might buy a product or they might ask for a demo. They might download a free trial. That is how Google knows that yes, they are interested in your products and they are interested in your offering.
Now, this is about the product, about the websites that are there to offer. What about the websites that are only content based? Many websites are there which are only content based, which are focused on creating different kinds of content, giving people material to read, material to watch, etc. तो वो टाइम पे आप क्या करोगे, वहां पे सब्सक्रिप्शन का फॉर्म रखोगे. तो अगर आपके पेज पे आके लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, दैट इज हाउ गूगल नोज दैट यस दे आर इम्प्रेस्ड विद यू एंड दे लाइक यू. ठीक है. So, anyone has any queries in this? Now we'll go ahead. मैंने एक डॉक्यूमेंट कल भी शेयर किया था अभी तक के सेशंस में, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप रेफर कर सकते हो. We'll now go ahead to the social media part. So we'll start with simple thing called as understanding what all things you can do on social media. So what all things you can do on social media is you can build a community. First thing, it is very important कि आपका एक कम्युनिटी हो, आपको लाइक करने वाले कुछ लोग हो. आप स्मॉल बिजनेस भी हो ना, तो आपको ओपिनियन डेवलप करने आना चाहिए, आपको उनके ओपिनियंस में रहने आना चाहिए. The first mistake that small time or small businesses do is they try to go generic, but not required, because you are a local business, you're a small business in a given vicinity. So you should have some ideas, you should have some goal to reach out to people. ओके. लोकल बिजनेसेस के बाद में एक बेनिफिट ये होता है कि उनका जो वर्क लोकेशन है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ रेस्टोरेंट और इफ देयर इज अ स्मॉल बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग इन सर्टेन एरिया, द बेनिफिट दे हैव इज दैट people around them know them and people around them are their customers, so they should use it to leverage. But mostly what happens, people forget to leverage it and they use it, they don't know how to use that thing for their benefit. तो सोशल मीडिया पे आपको लोग लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आपके पोस्ट के साथ में एंगेज हो सकते हैं, आप अलग अलग पोस्ट डाल सकते हैं. नाउ यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ वर्ड और अ टर्म कॉल्ड एज पोस्ट बकेट और अ स्ट्रैटेजी शीट और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी और सोशल मीडिया क्या पोस्ट शीट. तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं. हेलो. यस. Yeah, I'll present it. Right now, there is nothing to see. So, I have not presented. Okay. So, once I'm showing something, I'll present the screen. Okay. So, we'll have a look at how generally any social media strategy sheet or post bucket looks like. There are certain tools like HubSpot, which gives you an outline to work on. Okay. Those are the outlines that you can work on. Now I'll just show you one sheet that I have, which is pretty good. Just give me a moment. I'll share one social media strategy sheet so that you guys can see how it is done.
So you can look at this particular social media sheet. It is related to a dentist. Okay. So there is a schedule of what we are going to post. Okay. We have also colored certain dates to understand what is there. Okay. So this particular February month is a kids or pediatric dentistry day month. So it is for awareness about uh, dental health of children. Okay. Now there was a toothache day, so we to had one idea about what we should do on that particular day and what kind of post we should put. We have also mentioned what kind of hashtags we are going to use. Okay. Apart from this, we are also having hashtags for certain posts like Wordy Wednesday or something like that. So in that we explain certain terms about dentistry in a fun way. Okay. Then there is also Dentist Day on 6th of March. So we are going to do one reel on that day. That is about types of dentist you need. Then there is Women's Day on 8th of March. So we are going to do one post for that. We have a post or we have days dedicated to certain information on certain terms or certain treatments. So we have a day where we are going to only discuss about full mouth rehab. Okay. Then we have a day where you can discuss about spot your smile. So this is about a post. You can see the sheet. So this is about a post where we are going to put images of our customers or our patients with their smiles, with their repaired smiles, you would say. And we are going to tag all our patients and say that okay, this is what is there. These are the smiles. Now spot your smile. Where is your smile? You just circle it and comment. Okay, and we are going to give them a gift voucher or something like that. Okay. Then we are also going to put information about different birthdays that we are having in clinic. Okay. So then we have also root canal. So this is a 3 month post bucket. You can also create 1 month post bucket, or you can have a year long post bucket or a post calendar. This is basically a social media calendar, not even a post bucket. It is a social media calendar that we are going to refer to. uh, there are different tools which also gives you an idea about what are the important days are there. Okay, what are the days related to your industry. Okay, and you can add information on those days or about those days specifically. Okay, now moving forward about the paid part, or where to go paid and where not to go paid. Social media basically is about opinions. So if you are going to refrain from giving any opinion or having any kind of character to your social media accounts, you're not going to win. मतलब सबसे पहला चीज ये है ना कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर गोइंग टू हैव. सो एंड वेयर डू यू लाइक. अगर आप अगर यू आर अ पेज related to say bikes, or related to you are a showroom. ओके. और आप अगर बाइक से रिलेटेड ओपिनियन पे आप बात नहीं करोगे ना, तो आपका प्रॉब्लम है. अगर आप बाइक और स्कूटी रूम है एंड यू नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दोस टॉपिक्स, इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. तो ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सोशल मीडिया बेसिकली है ओपिनियंस के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, लोगों के बारे में. हम लोग ने हम लोग ने पीपीटी में भी देखा था कि पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे लाइक. So you have to establish your brand as a people, as a group of people, or as an individual person, whatever. लेकिन आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जो पेजेस है, जो अकाउंट जो आपके हैंडल्स है, उसको एक कैरेक्टर होना चाहिए. अगर वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. तो यू कैन नॉट ऑलवेज गो प्लेन जेन एंड अवॉइड कंट्रोवर्सी. कई बार होता है, लाइक इवन इन केस ऑफ जोमेटो नाउ, there are controversies that Zomato has created, or there are controversies which Paytm has created. But it's okay, because those are brands. As people do mistakes, or as individuals do mistakes, even brands do mistakes. So it makes them more human. Zomato की अकाउंट पे या ट्विटर पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, इसलिए आप लोग जोमेटो से खरीदना नहीं छोड़ देते. ठीक है, you say uninstall Zomato and all that things, but once you are hungry, you have no one to cook for you, you go and order from Zomato only. So controversy होता है, सब होता है. You need to be very very careful about what you type, what kind of message you are sending across.
what kind of words you are using, but then you should also have a character. You should have a personality to present, and that personality should be same across all platforms. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप फेसबुक पे एक बात कर रहे हो और ट्विटर पे दूसरी बात कर रहे हो, तो वो आपको समझना चाहिए. एक और मिस्टेक दैट बहुत सारे स्मॉल कंपनीज या B2B कंपनीज करती है इज दैट दे पोस्ट सेम थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर. नहीं, ट्विटर अलग है, फेसबुक अलग है, इंस्टाग्राम अलग है. वी ऑब्जर्व दैट डे ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस कम्स. वेबसाइट फेसबुक पे कैसा ऑडियंस होता है, इंस्टाग्राम पे कैसा ऑडियंस होता है, तो आपको उस हिसाब से आपको पोस्ट बनानी है. अगर आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक वाली पोस्ट डालोगे तो वो अपील ही नहीं होगी उन लोगों को. So your post should be little different, or you can copy, like you can say हाँ Instagram Facebook पे same post जा रहा है, but then you should also have different ideas to engage them. You can have two post buckets and one post bucket which is common. Okay, you can talk about types of smiles, but you can talk in a different way on two different platforms. Fair enough. So we'll go ahead into a bit deep into social media today. We have got more 20-30 minutes to spend. So I'm sharing one document with you all, one PPT kind of document, which you can refer to. So we'll start with over here. क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे हम लोग उसको डेवलप करते हैं. ओके, सो दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. इट इज कॉल्ड एज SOSTAC.
So what it is about is situation analysis, objective, strategy, tactics, actions and control. So आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आप SEO कर रहे हो, आप SEM कर रहे हो, आप पेड एड्स कर रहे हो, आप ऑर्गेनिक एड्स कर रहे हो, whatever you do, you should go by this platform. What it helps you to do is it helps you to give you an idea. So any kind of format or any kind of framework that is provided to you may not be absolute. Like you cannot use it like 100%, maybe, but it gives you an overall idea of what should be your next step. So at least while starting off, no, you should follow this kind of frameworks. Okay, it helps you a lot. Now what you do in situational analysis is you understand कि भाई क्या है, प्रोफाइल कैसे है मेरे विजिटर्स का, what my visitors are exactly going to do, what my visitors are doing, मेरे कस्टमर के insights और what I exactly want और कहाँ पे है market. Okay, for example, I want to gain like 1 lakh followers for my dental clinic. तो 1 lakh followers निकालने के लिए पहले तो I need to understand why people are not following dentist or why would people follow dentist. लोग डेंटिस्ट को फॉलो करके क्या मिलेगा लोगों को. ओके, तो वो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है. या अभी जो लोग जो डेंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं वो कौन है, वो अलग अलग डेंटिस्ट है या वो नॉर्मल पेशेंट्स है, वो मुझे जानना है. ठीक है, देन आई हैव टू आइडेंटिफाई कि वो मुझे फॉलो करके मुझे क्या मिलेगा. ठीक है, ये भी एक चीज है. देन आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका स्वॉट एनालिसिस करना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ शुभदिन डेंटल क्लिनिक, so that clinic is very small, so that is one of the what you could say weaknesses of the brand. उनके पास में वो प्रॉब्लम है कि उनका क्लिनिक इतना छोटा है कि यू कैन नॉट डू क्लिनिक टूर्स और यू कैन नॉट शूट इनसाइड द क्लिनिक, so you have to find out options for that. Okay, then what kind of strength they have, like it is one of the best sanitized clinic in Mumbai, so that is the kind of strength they have, so they can work on that. Okay, now ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कि आपको सिर्फ सेल करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, देन यू कैन गो फॉर द पेड एड्स. इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू कम्युनिकेट और टू एंगेज विद योर कस्टमर्स, देन यू नीड टू हैव अ वेरी रोबस्ट strategy behind it. If you only want to talk and garner eyeballs, क्या करना है exactly, वो आपको देखना है. Or you want to engage customers and keep them rolling, like if they are now just following you, in future they should buy from you, then they should give reviews. तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करके ही चलना है. ठीक है, देन आपको टारगेटिंग करना है कि यार मुझे किसको टारगेट करना है. जैसे sometimes what happens, there is a huge target in front of you. You want some happy people to come to your place and buy from you, but then you appeal more to different target audience. तो ये भी आपको पता चलना चाहिए कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ, in which location I am, that location, what that location has to offer to me. Okay, then you should know what kind of tools you are using, what kind of tools you have at hand, what kind of tools you do not have at hand, what kind of tools which can get you started, and then you can switch over to different tools. Like if you're using your websites, so can you do your website in next 5 to 6 days, yes or no? If you cannot do your website in next 5 to 6, 7 days, do you have your Google My Business page? Can you get your website done in 5 to 6 days? तो ऐसे आप क्या आपके हाथ में है अभी, और आप क्या नई चीजें डेवलप करोगे, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, फिर ये दोनों चीजों के बाद में आप शुरू करोगे अबाउट द कंटेंट स्ट्रेटजी. अभी तक आप सिर्फ रिसर्च पे थे, आप अभी सिर्फ प्लानिंग पे थे, अभी आप एग्जीक्यूशन पे आ गए. उसके बाद में आप यूटिलाइज करोगे कि जितने लोग अभी आपको समझो, आप जो कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे 10 या 12 लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो यू विल ट्राई टू यूज देयर अकाउंट्स आल्सो. तो मतलब ये लोग तो करते ही है, बताना नहीं पड़ता, बट पीपल डू दिस थिंग. What they do is they go and they ask their company employees to follow them and to share their post, which is a good thing to do. But then you should also use or you should try to engage them into your social media strategy. This also helps. Most of the people who do this have a successful response to their social media accounts or their social media post. Then you have to identify कि अभी मैंने ये सब किया तो इसका रिस्पॉन्स क्या था. ओके, इसका क्या आया, मैट्रिक्स क्या आया, कितने लोग मेरे फॉलोअर बढ़े, सिर्फ मेरे फॉलोअर बढ़े या मेरे बायर बढ़े,
या मेरे फॉलोअर नहीं उतने बढ़े लेकिन मेरा क्लिनिक में फुटफॉल उतना आया, तो then I have to know like whether I should be satisfied with the footfall or I should no I should change my strategy and go to the follower strategy. तो वो आपको आपकी ब्रांड को और आपको आइडेंटिफाई करना है. See, in any kind of advertising or any kind of marketing or reaching out plan, there is no nothing like one size fits all. It is always custom. हर एक बंदे को अलग अलग चीजें अट्रैक्ट करती है, अलग अलग चीजें पसंद आती है, अलग अलग चीजें काम करती हैं. तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डेवलप. सो दिस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क जो होती है ना, वो आपको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड योर पर्टिकुलर ऑडियंस एंड देन सर्व देम राइट. ओके, देन व्हाट इज अ फ्रेमवर्क लाइक, यू कैन सी. तो हमने एक बात किया था बीच में अबाउट समथिंग लाइक कस्टमर बाइंग साइकिल और बाइंग प्रोसेस. उसमें हमने देखा था इट इज अबाउट अवेयरनेस, इट इज अबाउट कंसिडरेशन, परचेस एंड फीडबैक. ओके, और रिव्यू. So same is there. There is a branded content. There are search engines, websites, e-commerce and customer advocacy. Okay. तो आप देख सकते हो उसमें कौन सी स्टेज पे क्या होता है. आपका expression happens with social media. As I said, you can acquire new customers or you can reach out to new people by going on social media or by display ads or by bloggers or by doing YouTube, etc. ठीक है. डिसीजन मेकिंग यानी जहाँ पे लोग खुद से सर्च कर रहे हैं ना कि मुझे मोबाइल चाहिए, अब कौन सा मोबाइल चाहिए, मुझे ये मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल चाहिए, कंफ्यूजन है जहाँ पे, वहां पे लोग जनरली सर्च करते हैं. तो यू शुड नो, एज आई सेड, इवन इन कीवर्ड रिसर्च, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड पे क्या इंटेंट है बंदे का सर्च करने का, वो कौन सी लेवल पे है, वो आपको समझ में आना चाहिए. अगर आपको वो लेवल नहीं समझ में आ रही है ना, देन आप उसको अच्छे से कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाओगे. तो वो लेवल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंफ्यूजन में है, वो कंफ्यूजन में नहीं है, ही इज आस्किंग फॉर अफर्मेशन. कई बार ऐसे होता है ना, आई नो दैट आई वांट टू बाय ओप्पो फाइंड एक्स, but then I don't know whether I should buy Oppo Find X, whether it is a good, and I just want to hear it for someone else that Oppo Find X is the best option to buy. तो वो टाइम पे ना मेरा सर्च टर्म थोड़ा चेंज होता है. ओके, sometimes I want to find flaws, sometimes I want someone to answer those flaws. So you should be very keen and very observant to what kind of keywords you're looking at. Okay, then there is purchase. Purchase में वो क्या की मतलब सर्च कहाँ पे होगा वो. तो परचेस हमेशा ई कॉमर्स के आपके जो पेजेस होंगे, या आपका जो अपॉइंटमेंट का पेज है, या आपका ट्रीटमेंट का पेज है, या समझो आपका बुक कंसल्टेशन का पेज है, तो वहां पे आपका हमेशा परचेस होता है, वहां पे फाइनल डिसीजन होता है. तो यू दिस ऑल थिंग्स यू गेट टू नो फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स. सी, इट इज ऑल इंटर रिलेटेड. There is no singular strategy in digital marketing. There is no only social media. There is no only SEO. There is always, it is all together. It should work together. अगर वो एक साथ काम नहीं कर रहा है ना, मतलब कैसे होता है, इट्स लाइक पासिंग द बॉल का, पासिंग द पिलो का गेम होता है वो, कि एक बंदे के पास में पिलो आ जाता है, कस्टमर आ जाता है. मतलब कैसे, आपको आपके सोशल मीडिया से समझो आपको पता चल गया, एक इंसान ने आइडेंटिफाई कर लिया आपको कि हाँ ये चीज है, दिस इज गुड फिट फॉर मी, आई कैन थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो अब वो ना वो सोशल मीडिया को पास करना है वेबसाइट को पास करना है उसको आपके पेड रीमार्केटिंग के टूल्स को. रीमार्केटिंग टूल से वो बंदा जाएगा आपकी एक्शन पेज पे, एक्शन पेज से वो आपके जाएगा ईमेल लिस्ट में, ईमेल लिस्ट से आपके गया फीडबैक फॉर्म्स में. तो वैसे उसको मूव करते रहना है. ओके, so that is all digital marketing is about. Digital marketing is about identifying your lead and then nurturing it further till it becomes customer, and then further nurturing it to become your advocate. It is very important for a person to become your advocate. See, even while I was giving you this session, I talked about 2 to 3 products. I talked about Big Rock. I spoke about Ubersuggest. I spoke about SEM Rush. I spoke about Ahref. So I have used this product. So now I have liked those so much that I have become advocate. तो यही होता है, छोटे से छोटे बिजनेस में भी यही होता है. You should always strive to make sure that your customers, your patients, your readers, your users talk about you on their own. You should encourage that kind of conversation. Okay. सी, ये जो पीडीएफ है ना, आई शेयर दिस विद यू. इट इज अ वेरी गुड पीडीएफ टू लुक एट एंड टू अंडरस्टैंड.
Now, what is the way to understand any kind of such PDF or any kind of such activities is that you take one brand. For example, you take our usual brand as Tapas Masala. So you look at any random brand that you have in your home or around you, and you can just sit down and create this plans for that particular brand as an activity. So that will help you understand this particular concept more. अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि ये मैं पढ़ूंगा और मुझे समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आएगा. आप बैठो और आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, फिर आप देखो, क्रॉस चेक करो कि ये बराबर होगा क्या, मुझे इसमें से सारे मेरे डिजिटल मार्केटिंग के प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिली क्या, अगर नहीं मिली तो उसको फिर करो. ठीक है, दैट इज हाउ यू डू इट. तो ये कंपोनेंट्स है. So you can see there is social, there is reputation management, there is content, there is SEO, there is PPC. तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है. ओके, then we will go to paid ads का मुझे एक्चुअली मिल नहीं रहा है. ओके, सी दिस इज ऑल्सो एक्शन प्लान का एक उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि कैसे आप एक्शन प्लान बना सकते हो. So Facebook ad campaign, who will do, what you will do, okay? Sign up for Facebook ads, select specific products to use for promoted stories and trial for 1 month. So again, it is mentioned that it is a trial. Who will do this? Digital marketing manager. What is the budget for doing this activity is 50,000. Sign up for Twitter ads and do the trial for 1 month. So ऐसे एक मंथ का ट्रायल आपके प्रोडक्ट्स का हो गया, तो आपका बजट उसका है 15,000. देन सीक इंटर फॉर समर मंथ्स. ओके, और पिंटरेस्ट पेज पे वो इंटर्न काम करेगा, उसका बजट है 5,000. देन शो डिलीवरी चार्जेस ऑन द वेबसाइट एज सुन एज आइटम इज कार्ट एडेड टू द कार्ट. नाउ दिस इज वेब टीम इज सपोज टू डू इट फॉर 850 रुपीज एंड दे शुड डू इट बाय मंथ 2. तो आप उसका फिर देखोगे कि अगर डिलीवरी चार्जेस हमने तुरंत दिखा दिए तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है. People are buying it, people are not buying it, people are removing that product from cart or not. Okay, then build up images on a Pinterest page, organize newsletters, content, create editorial calendar, develop themes and outsource writing. So ये एक action plan है to execute any kind of any kind of digital marketing activity or digital marketing plan. ये प्लान्स ऐसे बनते हैं. दिस इज जस्ट अ सैंपल. ओके, एवरी कंपनी हैज देयर ओन फॉर्मेट ऑफ डूइंग दिस थिंग, बट यू शुड डू दिस थिंग्स. ओके, सो आप देख सकते हो ये कुछ केपीआई मेट्रिक्स है, लाइक केपीआईज है. तो उसमें आपको दिया है कि ट्रैकिंग मेट्रिक्स कौन से है, परफॉर्मेंस ड्राइवर कौन से है, कस्टमर सेंट्रिक कौन से और बिजनेस वैल्यू के कौन से. फॉर एग्जांपल रीचिंग ऑडियंस, अगर योर कैंपेन और योर गोल वाज टू रीच न्यू पीपल, then you should track unique visitors, new visitors, visits and conversation volume. How many people are talking about you? Then you can say कि कैसे उसको परफॉर्मेंस कैसे मेजर करना है. So if your competitor is getting like say 80% of the audience and you're getting 20% audience, then no matter even if you increased your audience by 100%, it is not a good sign. Unless you have gone from 20 to say अभी 40% हमने शेयर किया ऑडियंस का और कंपटीटर का 80 से 60 हो गया, तो यू कैन से यस आई डिड अ गुड जॉब. ओके, शेयर ऑफ सर्च कितना है, ब्रांड का डायरेक्ट विजिट्स कितना है, वो आप देखोगे. देन कॉस्ट पर क्लिक एंड कॉस्ट पर सेल. तो ये आपको देखना है कि आपका सीपीसी कम हो जाना चाहिए ना. ओवर द टाइम योर सीपीसी शुड रिड्यूस, कॉस्ट पर क्लिक शुड रिड्यूस. दैट इज हाउ योर पेज शुड बी. ओके, द कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पे जो बताया गया ना वो ये है कि ऑर्गेनिक और पेड दोनों का मिक्स करके इन्होंने बताया. ब्रांड अवेयरनेस कितना है, कॉन्वर्सेशन में पोलैरिटी कितना है, सेंटिमेंट. ओके, देन ऑडियंस शेयर, ओन्ड मीडिया और शेयर ऑफ वॉइस, ओन्ड मीडिया इन द सेंस कितने लोगों ने आपके पोस्ट को शेयर किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने रिव्यू किया है. सेकेंड, it is about how many people are coming to your website, buying from your website, etc. Then if it is about encourage or the lead generation, then online opportunity volume, offline opportunity volume, page engagement rate, bounce rate, duration, lead conversion rate by engagement tool,
कॉस्ट पर लीड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गोल वैल्यू पर विजिट। मतलब अगर कोई भी विजिटर आया है तो वो लीड दे करके गया है नहीं गया है, वो अपॉइंटमेंट बुक करके गया है नहीं गया है, उसने कुछ परचेस करके गया है नहीं गया है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन कन्वर्ट, तो सेल में कितने लोग कन्वर्ट हुए, ओके। देन ईमेल लिस्ट क्वालिटी क्या है, ईमेल एंगेजमेंट क्या है, ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं, एक्टिव कस्टमर्स कितने हैं, एक्टिव सोशल फॉलोअर्स कितने हैं, रिपीट कन्वर्जन्स क्या आ रहे हैं। सो एवरी एज पर द गोल, ओके, एज पर रीच, एनकरेज, कन्वर्ट, एंगेज कस्टमर्स, ओके, इसके हिसाब से उसका अलग अलग मेट्रिक्स है जो हम लोग देख सकते हैं। दिस पर्टिकुलर स्लाइड is there, no, you should understand the slide in depth, you should apply this particular thing to different brands, to different platforms and different strategies, and then you would get your exact metrics, like कि मुझे क्या देखना है, मुझे किस चीज पे फोकस करना है, वो आपको पता चलेगा। See, these things might look complicated at first, but these things are the simplest way to put it, okay। तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपके साथ में शेयर करूंगी,